हेलो एवरीवन। जैसे कि पीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और पीएससी की जो मुख्य परीक्षा हो या फिर प्राथमिक परीक्षा हो, प्रीलिम्स या मेंस हो, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें बजट का पोर्शन भी इंक्लूडेड रहता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है इकोनॉमिक सर्वे प्रीलिम्स के लिए खास तौर पर। और पिछले बार की अगर हम परीक्षा देखें तो उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन निकल के आए थे डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से। तो इकोनॉमिक सर्वे और आपको जो मेंस में अगर आपको एक अच्छा आंसर लिखना है तो उसमें भी जो है ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको जो है इकोनॉमिक सर्वे देखना अति अनिवार्य है और इसकी अच्छे से तैयारी करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज जो है हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है इकोनॉमिक सर्वे, क्या चीज़ होती है इसमें। तो इकोनॉमिक सर्वे अगर साधारण शब्दों में मैं कहूँ तो ये किसी भी सरकार का जो है पिछले वर्ष का लेखा जोखा होता है। साधारण शब्दों में लास्ट ईयर जो भी चीज़ें हुई हैं उन सब के बारे में डिटेल रहती है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, हम अभी जो है एक पीपीटी शेयर करेंगे और ये पीपीटी मैं हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं और जो है अपनी तैयारी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके सारे जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज इसको हम डिस्कस करेंगे और आप जो है इनको डाउनलोड करके अपने पास या तो प्रिंट ले लीजिए या जैसा आपको करना है आप कर सकते हैं। तो इसमें हमने कोशिश की है कि एकदम क्रक्स जो है इकोनॉमिक सर्वे का टू द पॉइंट निकालने की कोशिश की है और उम्मीद है जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसमें आपको जो है ये काफ़ी हेल्प करेगा। और इसे ज़रूर से देख के जाएंगे, पेपर के दिन के पहले भी इसको रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि आंकड़े पूछे जाते हैं और आंकड़े जो है अगर आपको याद रह जाते हैं तो बहुत ही मतलब आंकड़ों का ऐसा है कि उसमें आप गैस नहीं कर सकते। तो आपको जो है याद करना पड़ेगा और आप सही उत्तर लगाएंगे तभी नंबर मिलेंगे। ठीक, तो वापस आते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण जो है हर साल जब बजट सत्र होता है उसमें बजट प्रस्तुतिकरण के पहले जो है सरकार द्वारा जो है सदन में ये रखा जाता है। चाहे वो केंद्र का बजट हो या राज्य का बजट हो, राज्य विधानसभा में जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाता है बजट सत्र में, बजट प्रस्तुत करने के पहले, है ना। तो बजट को क्या कहा जाता है, तो वित्तीय वार्षिक विवरण या फिर आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो आज जो है हम इकोनॉमिक सर्वे के बारे में ही पढ़ेंगे और पहला यूनिट जो है यह है हमारा इंट्रोडक्शन या परिचय का, और इसी के बारे में आज पढ़ेंगे क्या क्या इसमें खास चीज़ें, इनके बारे में देखते हुए हम चलेंगे। तो आर्थिक सर्वेक्षण या आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, हु प्रिपेयर्स इट, तो याद रखेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये क्या है, तो बीते वर्ष का लेखा जोखा है, किसका, आय और व्यय का लेखा जोखा मिल जाता है इसमें। और इसके अलावा जो है बीते वर्ष में क्या क्या स्कीम्स लाई गई, योजनाएं लाई गई सरकार के द्वारा, विभिन्न नीतियां जो लाई गई, है ना, और विभिन्न आंकड़े किस क्षेत्र में क्या किस तरीके से कार्य किए गए, क्या क्या चीज हुआ, ये सारी चीज का लेखा जोखा हमें किस में मिलता है, इकोनॉमिक सर्वे में, बीते वर्ष के। और वहीं बजट जो होता है आगामी वर्ष का जो कमिंग ईयर रहता है उसका जो है एक उसमें हम अपना आइडिया बनाते हैं। इसे जो है प्रति वर्ष बजट सत्र के पूर्व सदन में लाया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब हम अगर इसका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर जब देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ का, तो उसमें कुछ आंकड़े दिए हैं, तो कुछ आंकड़े अपडेटेड नहीं है तो उसे हमने साथ में अपडेट भी किया है। तो इसमें बोल रहा है आज़ादी के 75 वर्ष बाद जो है 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था जो है विश्व में 5वें स्थान पर हो गई है। तो एक हम जीडीपी के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी का जो है रैंकिंग तय करते हैं, और दूसरा हम करते हैं पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर। इस पर अगर देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे स्थान पर है। पहले पर है यूएसए, दूसरे पर है चाइना और तीसरे स्थान पर है इंडिया। ध्यान रखेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर। वहीं पर अगर जीडीपी के आधार पर हम बोले तो इसमें भारत 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है यूएसए, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर है जापान, जर्मनी, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम। तो ध्यान रखेंगे कम से कम 6 ये आपको
याद रहना चाहिए, भारत जो है आने वाले समय में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बनाने का टारगेट कर रहा है। तो ये रैंकिंग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, उसके बाद भारत, इंडिया है। आगे देखते हैं कि अभी बीते वर्ष में जो भारत की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी क्या होता है, तो भाई किसी भी देश की जो है वृद्धि आंकने का एक तरीका है, ग्रोथ आंकने का एक तरीका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसे कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। इसका अगर बेसिक डेफिनेशन बोलें तो मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, कोई देश है, इसमें निर्धारित या निश्चित समय में निश्चित जो भी आपका सेवा या उत्पाद हो रहा है उसके कुल मूल्य का जो है ये योग है। इट इज़ द टोटल सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। किसी समय, निर्धारित समय सीमा में किसी क्षेत्र में उत्पादित होने वाले उत्पाद तथा सेवाओं के मूल्य का योग ही कहलाता है जीडीपी। तो इसके अनुसार 2021-22 में जो है भारत का रहा था 8.7% जीडीपी और 2022-23 में रहा ये 7%। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें एक और दो चीज ध्यान रख लेंगे। भारत में जो है सीएसओ है ना, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है जीडीपी के आंकड़े जारी किए जाते हैं, और वहीं पर अगर देखा जाए इसका आधार वर्ष या बेस ईयर क्या है, तो 2011-12 जो इसका आधार वर्ष या बेस ईयर है। ठीक है, तो इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और आगे देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं। तो आगे देखते हैं भारत में युवा आबादी कितनी है ना, तो युवा आबादी है 65%। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 65% भारत की जो है युवा आबादी है, ऐसा कहा जाता है ना। फिर भारत की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण या स्ट्रेंथनिंग के प्रमुख कारक क्या हैं। जैसे हम देख रहे हैं भारत जो है विश्व की 5वीं इकोनॉमी बन चुका है, और आगे भी जो है भारत अगर ग्लोबल लेवल पर भी देखा जाए तो जितने भी आपकी संस्थान हैं, चाहे WTO हो या IMF हो, इनके द्वारा भी जो कहा जा रहा है कि भारत का जो है भविष्य में और जो है अच्छी इकोनॉमी होने वाली है। तो इसके क्या कारक हैं, ये कभी पेपर में पूछा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था के स्ट्रेंथनिंग या सुदृढ़ीकरण के क्या क्या कारक हैं। तो भैया इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्ट दिया है इस बार के, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। 4 पॉइंट इसमें बताए गए हैं। गुड गवर्नेंस है ना, सुशासन, ये बताया गया है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा विकसित स्वास्थ्य सुविधाएं या डेवलप्ड हेल्थ फैसिलिटीज, हमारे यहाँ अभी हमने देखा कोविड के टाइम पे भी जो है क्या हुआ है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में विकास किया गया है। आंतरिक प्रौद्योगिकी, हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। तो ये जो है प्रमुख कारण है। इसके साथ आप अगर एग्जांपल भी कोट कर देंगे, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में ही देख लें, हमने खुद ने वैक्सीन बना दी थी हमारे देश में, हम खुद जो है स्पेस सैटेलाइट भेज रहे हैं, हमारा खुद जो है इवन एरोनॉटिकल्स क्षेत्र में भी जाएं तो हमारा खुद का हमने फाइटर जेट तैयार किया है। तो सारे हम देखेंगे ये सारे कारण क्या है कि हम अपने आप में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। तो ये 4 प्रमुख कारण आप एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। गुड गवर्नेंस में लिख सकते हैं, हाँ भाई अपराध का कम हुए हैं, और जो सुशासन है वो इस्टेब्लिश हुआ है। ये सारी चीज़ जो है आप बता सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे 4 पॉइंट। इसके बाद क्या बोल रहा है, भारत के बाद इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में जो चीज़ दी गई है छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का निर्माण हुए, जैसे कि ये पिछले साल का है, तो 22 साल जो है छत्तीसगढ़ को निर्माण हुए हो गए हैं, ये चीज़ दी गई है। क्षेत्र कितना है तो सबको पता है 1,35,194, और भारत का ये 4.1% है, तो ध्यान रखेंगे। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, सबको ही जान रहे हैं। इसमें बताया गया है कि भारत में जो है 2022-23 में कितना लाख जो है मैट्रिक टन धान खरीदा गया, तो 107,51 मैट्रिक टन जो है धान खरीदा गया था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे राम वनगमन पथ का विकास। ठीक है, तो राम वनगमन पथ जो है, अगर हम देखें, आपने सबने छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़ी है,
छत्तीसगढ़ अगर मैं बनाऊं तो यहाँ से लेकर ऐसा कुछ घूमते हुए पूरा एक रूट तैयार किया गया है। ऐसा माना जाता है कि रामायण काल के दौरान जो है छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वो दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, और ये जो है भगवान राम के ननिहाल था ये क्षेत्र। तो ये क्षेत्र भी, और इसके साथ राम जब वनवास में गए तो बहुत समय जो है वो इस क्षेत्र से जो है होकर गुजरे थे, और इस कारण से जो है इस क्षेत्र को राम सर्किट के तौर पर या राम टूरिस्ट सर्किट के तौर पर जो है विकास किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे राम टूरिस्ट सर्किट की योजना है, और इसमें जो दो प्रमुख लेखक हैं मन्नू लाल यदू जी और हेमू यदू जी, इनकी बुक के द्वारा आधार बनाया गया है छत्तीसगढ़ रामायण और छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ। ऐसा दो बुक हैं, इसके आधार पर प्रथम चरण में जो है 10 स्थानों का विकास होगा ऐसा कहा गया, और द्वितीय चरण में जो है 75 जगहों का जो है 75 स्थानों का विकास होगा, चरण लिखा गया है। ध्यान रखेंगे इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2260 किलोमीटर होगी, और इसमें अभी 2 जगह का जो है इनॉग्रेशन कर दिया गया है, जिसमें से पहली जो है वो क्या है, तो चंद्रखुरी रायपुर में इसका विकास कर दिया गया है, और दूसरी जगह जो है वो कहाँ पर है आपका, ध्यान रखेंगे शिवरी नारायण का विकास हुआ है, और इसके अलावा तीसरी जगह का भी विकास हुआ है जो आपको लेटेस्ट में ही हुआ है। आप कमेंट करके बताएंगे। 3 जगह का जो है गवर्नमेंट ने उद्घाटन कर दिया है। ठीक, इसके अलावा जो ये 10 स्थान हैं जो आपको पता रहना चाहिए, कौन से नहीं ध्यान होगा तो ये मैं बता दूंगा, कमेंट करके बताएंगे। ठीक, ये 10 स्थान आपको ध्यान रखना है। इस बार के न्यूज़पेपर में आया था, उसमें 10 शुरुआत में 9 स्थान पढ़े जा रहे थे। इस बार जो गवर्नमेंट के तरफ से एक एडवर्टीजमेंट आया था न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में, उसमें जो है चंपारण्य रायपुर का भी नाम लिखा था, तो इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सीतामढ़ी हरचौका कोरिया रामगढ़ सरगुजा में है, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में है, तुरतुरिया आश्रम बलौदा बाजार भाटापारा में है, चंद्रखुरी चंपारण्य जो है ये कहाँ पर है आपका, रायपुर में है, सिहावा धमतरी में है, कांकेर बस्तर और आपका रामाराम सुकमा, इनका जो है विकास किया जा रहा है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे राम वनगमन पथ। ठीक है, आगे आ जाते हैं और क्या इसमें मिल रहा है। तो ये आज इसमें जो फर्स्ट चैप्टर में हमको मिलता है राज्य में कार्य सहभागिता दर कितना है, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो ये परसेंट बिल्कुल ध्यान रखेंगे 47.68% है। इसके अलावा एक सैंपल SRS रिपोर्ट जो है 2018 से 20 के बीच में हुई थी, उसके कुछ आंकड़े दिए गए हैं, तो ये आंकड़े आपको याद रखना है। पहला बात करता है MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, याद रखेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है इसको इंग्लिश में, और हिंदी में मातृत्व मृत्यु दर। तो मातृ मृत्यु दर 2001 से 2003 के बीच में था ये 379 पर लाख में, है ना। डिलीवरी के दौरान माताओं का की जो डेथ हो जाती थी 18 से 20 के बीच में ये कितना रहा, तो 137, ध्यान रखेंगे। वहीं पर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट या CMR जो है राज्य निर्माण के समय ये कितना था 77, और 2022 में कितना हो गया ये 38। तो आपको ये आंकड़े ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और चीज इसमें जो बात की गई है, सतत विकास का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपको भी पता है यूनाइटेड नेशन की जो बैठक हुई थी, है ना, तो उसमें 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, इसके लिए लक्ष्य रखे गए हैं 2030 तक के जो है कुछ लक्ष्य हासिल करने हैं। तो कुल जो है इसमें 17 टारगेट लक्ष्य हैं और गोल हैं, और 169 टारगेट रखे गए, ये ध्यान रखेंगे इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और उसी के आधार पर जो है छत्तीसगढ़ में भी कुछ लक्ष्य निर्धारित हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स, है ना। इसके अलावा मिलेट पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है इस साल को, जैसे कि आप सब जानते हैं क्या कि UN द्वारा भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है ना। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया क्यों, क्योंकि पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहा है, जो भी बदलाव आ रहे हैं, उसमें जो है मिलेट की जो आपकी क्रॉप है या मोटे अनाज की जो क्रॉप है ये उतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है, और दूसरा कि ये बहुत ज़्यादा पोषण तत्वों से भरी हुई है। ठीक,
तो ध्यान रखेंगे 14 जिलों को जो है मिलेट जिला घोषित किया गया है, वर्तमान में ये अभी 20 हो गए हैं। मिलेट कैफे भी प्रारंभ किए गए हैं कई जगह। इसके अलावा और जो है तो स्वामी आत्मानंद स्कूल जो है आधुनिक गुणवत्ता में पूर्ण शिक्षा के लिए प्रारंभ किए गए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सरकार के द्वारा। वर्तमान में जो है 279 है, हो सकता है आंकड़े चेंज भी हो गए हो, तो इसको एक बार प्लीज जो है आप चेक कर लेंगे, है ना। 279 हमने जब देखा तब 279 थे। तो ध्यान रखेंगे स्वामी आत्मानंद जो है आपका रामकृष्ण मिशन से संबंधित व्यक्ति हैं, है ना। ठीक, तो इनके बारे में ध्यान रखेंगे। इनका आश्रम आपको नारायणपुर में भी मिलेगा, पूछ चुके हैं ये प्रश्न। अब आ जाते हैं ग्रोथ रेट ऑफ छत्तीसगढ़। फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन है, या एक हिसाब से कहूँ समरी है। जितनी डिटेल जो है बाकी के चैप्टर्स में उसका ब्रीफ मिलता है हमें इंट्रोडक्शन या परिचय वाले चैप्टर में। तो इसमें जो सबसे पहले हमको देखना है ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, या छत्तीसगढ़ का क्या विकास दर, छत्तीसगढ़ का विकास दर, है ना, कांस्टेंट प्राइस या स्थिर कीमतों पर। तो ये लगभग 10 साल का जो है डेटा दिया गया है। अब इतना सारा डेटा याद करने में दिक्कत है, तो आप जो इसमें देखेंगे सबसे न्यूनतम कब रहा उसको ध्यान रखेंगे। तो सबसे न्यूनतम जो मुझे नज़र आ रहा है ये 2014 से 15 के बीच में सबसे न्यूनतम रहा। ठीक, इसके बाद सर्वाधिक आपको ध्यान रखना है कब रहा, तो ये दिख रहा है 16-17 के बीच में जो है सर्वाधिक दिख रहा है। और आपको जो 22-23 मतलब जो बीता वर्ष है उसका बिल्कुल ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछे जाते हैं ये सब स्थिर भाव में है या फिर आपका कांस्टेंट प्राइस में है, ध्यान रखेंगे। जीडीपी कैलकुलेशन आधार वर्ष पर जब किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेशन किया जाता है या फिर स्थिर भाव पर। ये कितना बताया जा रहा है, 8%। ठीक है, 10 वर्षों का औसत कितना बताया जा रहा है, 5.73%। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 10 वर्षों का औसत है 5.73%। ठीक है, फिर देखें प्रतिशत स्थिर भाव अगर, है ना, मतलब किस तरीके से जो है पूरा इसका भागीदारी है ना। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कितना कितना भागीदारी है पूरे आपके 3 प्रमुख क्षेत्रों का। तो आपको जैसे पता होगा जीडीपी कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हमारे जो है 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर जो है जिसको प्राथमिक सेक्टर कहा जाता है वो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र है। इसके अलावा जो हमारा द्वितीय क्षेत्र है सेकेंडरी वो उद्योग का है, और तीसरा जो है हमारा प्रमुखता सेवा है, सर्विसेज सेक्टर। तो इसमें इनकी जो स्थिर कीमतों में कितनी भागीदारी है प्रतिशत पर अगर हम देखें तो ये कितना दिखा रहा है, 16.91, ध्यान रखना है। उद्योग का कितना है तो 49.88 और 33.21 किसका है, आपका सेवा का। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में भी प्री में भी, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसे कि कितने कितने प्रतिशत जो है योगदान है या भागीदारी है, पार्टिसिपेशन है अलग अलग सेक्टर्स का ये पूरे जीडीपी में, मतलब जो पूरा जीडीपी का आकार है उसमें कितना योगदान है अलग अलग क्षेत्रों का। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अब इसी को हम एक एक क्षेत्र जो है 4 जो क्षेत्र हैं उसी को हम डिवाइड करते हैं। तो ये कृषि एवं संबंधित क्षेत्र जो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, उसमें किस तरीके का जो है विकास हुआ है। ठीक, ये भी स्थिर भाव में है। 2017-18 से जो है 5 साल के इसमें आंकड़े दिए गए हैं, ये आपके 22-23 तक के। तो इसमें आप जब 6 साल के आंकड़े दिए गए, इसमें आपको ध्यान रखना न्यूनतम कब रहा, तो 2017-18 में न्यूनतम रहा। ये सब चीज याद रख लेंगे, बार बार मैं कह रहा हूँ जो भी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। 18-19 में कितना रहा, तो ये रहा 13.49%, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 2022-23 में कितना रहा, तो 5.93% जो है आपका ये ग्रोथ रहा। और वहीं पर इनका जो है ये भी ध्यान रखेंगे। और यहीं पर अगर हम देखें 6 साल का औसत कितना दिख रहा है, 10 साल का औसत है ये कितना है, तो ये 5.31% है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये 5.31%, 22-23 में कितना था ये ध्यान रखेंगे। अब भागीदारी या पार्टिसिपेशन, तो ये वाला तो अभी हम लोग पीछे पढ़ लिए, 16.91 रहा। उसके पहले अगर देखें 11-12 से जो 10 साल का अगर देखें तो भागीदारी में जो है कंटिन्यू जो है डाउनफॉल आया है, कमी आई है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि हमारे देश में जो है कृषि में काफ़ी लोग निर्भर हैं लेकिन उसका आउटपुट नहीं है, और प्लस जो है सेवा क्षेत्र का जो है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में।
तो इस कारण से जो है कृषि के क्षेत्र में जो है गिरावट आई है, तो ध्यान रखेंगे। और इसकी भागीदारी कितनी है, तो 16.91%। 16-17 में जो है कृषि में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, ध्यान रखेंगे। और लगभग कितना था भागीदारी उस समय, सॉरी यहाँ पर आंकड़े नहीं लिखे, कितनी ग्रोथ हुई थी, तो 21.28% ग्रोथ हुई थी, ध्यान रखेंगे। 16-17 में सर्वाधिक ग्रोथ हुई थी। ठीक, तो ये हो गया आपका कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। आगे हम देखते हैं अगला क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट या फिर आपका है औद्योगिक विकास दर। तो ये भी कांस्टेंट प्राइस या स्थिर भाव में हम देख रहे हैं। 17-18 में कितना था, 9.31%। और सबसे ज्यादा रहा 18-19 में। फिर वर्ष ध्यान रखेंगे, बार बार कह रहा हूं किस वर्ष सर्वाधिक थी, न्यूनतम रही 20-21 में, ठीक है। और वहीं 22-23 में कितनी रही, तो 7.83% जो है 22-23 में ये विकास दर रही। औसत वृद्धि अगर देखें, एवरेज ग्रोथ रेट अगर देखें 10 साल में कितनी बता रहा है ये, 6.34%। ये भी याद रखेंगे, जो चीज बोल रहा हूं बिल्कुल याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में अगर बोला जाए, ये भी कई बार पूछा जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या क्षेत्र शामिल है। क्यों, क्योंकि माइनिंग क्षेत्र को जनरली हम जो कैलकुलेट करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र में या कृषि एवं संबंधित क्षेत्र वाला जो है उसमें शामिल करते हैं। लेकिन जब हम उद्योग पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, खुद आपका माइनिंग या फिर उत्खनन, खुदाई लिखा गया है वो उत्खनन होगा। मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन, बिजली का उत्पादन या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, वाटर सप्लाई या निर्माण, कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज जो है इसमें शामिल की गई है। और ये उत्पादन से बेटर यहाँ पर हम लिख सकते हैं आपका निर्माण, है ना। और कंस्ट्रक्शन में यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, निर्माण। ठीक, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ये उल्टा बोल दिया, विनिर्माण और निर्माण। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्शन निर्माण क्षेत्र और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन भी बोल सकते हैं। तो बिल्कुल ये ध्यान रखना है आपको। भागीदारी में आते हैं अब हम, तो भागीदारी में 2011-12 में ये कम थी, आज की स्थिति में ये बढ़ गई है। सरकार द्वारा कई सारी ऐसी नीतियां लाई जा रही हैं जिससे जो है आपका उद्योग का जो क्षेत्र है उसमें कई छूटें दी जा रही हैं, और इसी की वजह से जो है इसमें भागीदारी बढ़ी है। तो ये 49.88% है, पीछे भी पढ़ चुके हैं हम लोग पाई चार्ट में। ठीक, आगे देखते हैं अब सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर के बारे में। तो सर्विस सेक्टर के बारे में अगर हम देखें तो ये कितना है आपका, सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है 19-20 का मैक्सिमम है। 20-21 में ये निगेटिव में दिख रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे। 22-23 का आपको ध्यान रखना है, लेटेस्ट है क्योंकि 9.21% है। औसत वृद्धि इतने दिन की 5.37% दिख रही है, बिल्कुल याद रखना है ये, है ना। और इस क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है, कंटिन्यूअस ग्रोथ हमको अगर किसी क्षेत्र में दिख रही है तो सर्विस सेक्टर में दिखी है। भागीदारी में अगर देखें तो 2011-12 की तुलना में अभी जो है इसमें जो ग्रोथ कम आई है ना, मतलब भागीदारी कम रही है, 33.21% है मात्र। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये सारे आंकड़े बता रहा हूँ, इसे याद करेंगे, है ना। आगे देखते हैं कुछ अन्य तथ्य जो इसमें दिए हैं, है ना। तो 2022-23 में जो आपकी एमएसपी पर धान खरीदी गई, एमएसपी हमारा मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम आपका समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही जो है सरकार द्वारा धान खरीदी जाती है। तो इसमें अगर हम देखें धान ग्रेड ए का जो प्राइस है वो कितना था, धान सामान्य का 2040 पर क्विंटल पर खरीदा जा रहा था। इस साल जो है ये भी आंकड़ा लिख दिया है, उसमें नहीं दिया था, हमने जोड़ दिया 2183, लगभग आप अगर देखेंगे तो 143 रुपीज़ की वृद्धि की गई है पर क्विंटल में। वहीं पर अगर देखें धान ग्रेड ए का कितना है तो 2060 है, इसमें वृद्धि करके कितना कर दिया गया 2203, ये कितनी वृद्धि हुई तो 183 की वृद्धि हुई है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद खरीफ वर्ष 2021-22 के लिए अगर हम देखें तो
कितनी आपकी जो है खरीदी की गई और उस सब के लाभार्थी कौन कौन थे, ये आंकड़े कुछ उसमें दिए थे, तो ये भी अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो बिल्कुल ध्यान रख लेंगे। कितनी धान की मात्रा खरीदी की गई थी, तो 97.99 लाख मैट्रिक टन। वहीं लाभार्थी किसान कितने थे, तो 21.72 लाख जो है लाभार्थी किसान थे। राशि कितनी है, एमएसपी में कितनी राशि दी गई, तो ध्यान रखेंगे 24,49,000 आपका 841.81, बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये इतने जो है लाख में खरीदी गई। मक्का का भी दिया है, तो ये आंकड़ा आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मक्के के लिए भी एमएसपी में जो खरीदी की गई ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। आगे देखते हैं, अब नवंबर तक की उचित मूल्य दुकानें, तो ये जो है फेयर प्राइस शॉप्स हैं जहाँ से जो है खरीदी की जाती है पीडीएस सिस्टम के थ्रू, है ना, जो आपका राशन दुकान एक तरीके से कहा जाए। तो ये जो है उचित मूल्य दुकानें जो है इनकी अंक नंबर जो है आपको ध्यान रखना है, संख्या। तो ये पूरे राज्य भर में कितनी 13,507 हैं, जिसमें से शहरी क्षेत्र में 1678 है और ग्रामीण क्षेत्र में 11,829 हैं। तो ये आंकड़े आपको ध्यान रखना है। कुल राशन कार्ड कितने डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं या राशन कार्ड होल्डर कितने हैं, तो ये बिल्कुल ध्यान करेंगे। तो ये हैं आपके 72.71 लैक्स, इतने लोगों को या इतने राशन कार्ड बंट चुके हैं। राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं भाई, जैसे अगर हम देखें तो एक तो हम पढ़ते हैं मौद्रिक नीति और दूसरी पढ़ते हैं हम क्या, आपकी फिस्कल या राजकोषीय नीति। तो फिस्कल पॉलिसी जो रहती है या राजकोषीय नीति जो रहती है ना, इसमें जो है हम देखते हैं दो तरह के कार्य होते हैं। एक तो सरकार इसमें क्या करती, स्पेंड करती है, खर्चा करती है, व्यय करती है, और दूसरी सरकार की आय, है ना, या सरकार की जो इनकम होती है। तो ये दो चीज़ के बारे में ही जो है पूरी फिस्कल पॉलिसी रहती है। अब सरकार को इस तरीके से अपनी पॉलिसी बनानी पड़ती है कि उसको घाटा कम हो और साथ में क्या आप गवर्नमेंट जो है अपने नागरिकों पर भी जो है इन्वेस्ट करे। तो इस तरीके से इसमें बैलेंस बनाया जाता है। तो जो आय होती है उसे हम प्राप्तियां कहते हैं। राजस्व मद जो होता है उससे जो आय होगी या रेवेन्यू फंड जो होगा उससे जो होगी उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिसीट्स। तो ये कितनी है, तो ये ध्यान रखेंगे, अगर ध्यान रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। और व्यय कितना हो रहा है वो भी दिख रहा है। तो आपको अगर ये दोनों आंकड़े याद कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन ये आपको जो है ध्यान रखना है। ये राजस्व अधिशेष है, इसमें भी दो मद होते हैं, एक होता है आपका पूंजी और एक होता है राजस्व, मतलब कैपिटल और रेवेन्यू, और उसमें फिर आ जाते हैं आपके रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। तो अभी हम ये राजस्व व्यय की बात कर रहे हैं, ना कि पूंजी व्यय की। तो इसमें जो है कितनी आपके अधिशेष या सरप्लस है, ध्यान रखेंगे ये रेवेन्यू सरप्लस है, ठीक, रेवेन्यू सरप्लस। तो ये रेवेन्यू सरप्लस कितना है, 701.64 करोड़ है, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, ठीक। फिर आगे आते हैं, कर राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है, तो 7.55% की जो है लगभग वृद्धि हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर देखें गैर कर राजस्व जो है भाई, अब राजस्व जो होगा, है ना, रेवेन्यू, तो ये क्या हो सकता है इसमें, मतलब अगर इसकी रिसीट्स या प्राप्तियां जो होंगी तो भाई ये क्या कर सकती है सरकार, कर या टैक्स लगा के ले सकती है, या फिर जो है कुछ अलग टाइप की गैर कर राजस्व होंगे जिसमें सरकार को कहीं से लोन मिल जाए, मतलब डोनेशन मिल रहा है, सरकार को कुछ ग्रांट मिल रहा है, अनुदान मिल रहा है। तो गैर कर राजस्व भी एक होता है मद। तो ये गैर कर राजस्व में जो प्रमुख उसका अंग है वो किससे मिलता है, केंद्र सरकार की ओर से अनुदान या ग्रांट मिलता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इसी में ध्यान रखेंगे जो कुल गैर कर राजस्व है उसमें वृद्धि कितनी हुई है, ये परसेंट भी ध्यान रखेंगे, 51.94% की वृद्धि हुई है, ठीक। तो ये जो है कुछ हमने जो है फर्स्ट चैप्टर जो है उसके आंकड़े निकाले हैं। कुछ और जो तथ्य थे इसमें फर्स्ट चैप्टर में उसको हमने जानबूझकर नहीं जोड़ा है, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में वो दोबारा से आएंगे, इसलिए उनको छोड़ दिया है। आने वाले चैप्टर्स में उसे हम इंक्लूड कर लेंगे। तो ये जो आंकड़े हैं अति महत्वपूर्ण हैं, आपको ये रट लेना है। एक बार जब ये सारे चैप्टर्स हमारे डिस्कस हो जाएंगे तो
हम सारे चैप्टर के हिसाब से एक जो है एमसीक्यू सीरीज भी बना देंगे, 2 लेक्चर या 1 लेक्चर में सारे एमसीक्यू 50-100 एमसीक्यू कुछ बनेंगे, वो सारे हम जो है डिस्कस कर लेंगे। तो आपको जो है ये आंकड़े अच्छे से याद रखना है, आपको प्री में, मेंस में, ऐसे का भी अगर पेपर होता है उसमें भी बहुत फायदा दिलाएगा, है ना। तो जैसे कि समय अब कम बचा है तो तैयारी दबा के करिए, ये आपको हेल्प करेगा। मैं पीपीटी का पीडीएफ फॉर्म जो है अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके साथ में लेक्चर सुनते हुए पढ़ सकते हैं। और इसके कंप्लीट कुछ 13-14 लेक्चर बनेंगे, इसको आप रेगुलर फॉलो करिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।